हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 14 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कॉमनली nitrous oxide is known as laughing gas and it is colorless, odorless and non-flammable gas. And second, it is used in the automotive industry to enhance engine performance. And third, it is second most significant greenhouse gas after carbon dioxide. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O से डिनोट करते हैं, इज द थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन and is 273 times more potent than CO2 over 100 years. So ये अभी हाल ही में न्यूज में इसलिए है बिकॉज nitrous oxide emission grew by 40% between 1980 and 2020, with China being the largest emitter followed by India and US. इसलिए ये अभी बहुत चर्चा में रहा है। So the biggest human source of N2O are agriculture industry and the burning of forests or agriculture waste. And 74% of the nitrous oxide emission over the last decade originated from agricultural practices, specifically the use of nitrogen fertilizers and animal manure. तो इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। आप देख सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस, नाइट्रस, नाइट्रो या NOS के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजास्टर्स। यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की आपदाओं का नाम दिया गया है जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है पेस्ट अटैक, सेकंड हीट वेव, थर्ड कोल्ड वेव एंड फोर्थ क्लाउड बर्स्ट। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, which of the above mentioned disasters are not notified in the Disaster Management Act 2005? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हीट वेव काफी चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इन आपदाओं में से कौन सी आपदा अधिसूचित नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें हीट वेव को अभी शामिल नहीं किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। इन इंडिया, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 defines a disaster as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence arising from natural or man-made causes that results in substantial loss of life, destruction of property or damage to the environment. So the act includes 12 categories of notified disasters, which are cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloudburst, pest attack, frost and cold waves. तो आप ध्यान रखेंगे कि हीट वेव इसमें शामिल नहीं है अभी तक। So these notified disasters are eligible for the relief assistance under the State Disaster Response Fund and the National Disaster Response Fund. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करें तो इसमें 11 चैप्टर्स हैं और 79 सेक्शन शामिल हैं। एंड द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया and it provides effective management of the disasters and for the matters connected therewith. So इस एक्ट का मेन एम ये है प्रोवाइड करना लोगों को हु आर अफेक्टेड विद द डिजास्टर्स देयर लाइफ बैक एंड हेल्पिंग देम। तो जब भी ऐसी डिजास्टर की सिचुएशन बनती है तो उसमें लोगों को बैक करना, उन्हें हेल्प करना, ये इसका उद्देश्य है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the name of the conference hosted by the National Commission for Indian System of Medicine to celebrate its 4th Foundation Day? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग द्वारा अपना चौथा स्थापना दिवस मनाने के लिए आयोजित किए गए सम्मेलन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आरोग्य, प्राण, संस्कृति या फिर आयुष। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सम्मेलन आयोजित किया गया था उसका नाम है प्राण। आप यहाँ देख सकते हैं The National Commission for Indian System of Medicine celebrated its 4th Foundation Day by hosting the PRAN conference, and PRAN stands for Protecting Rights and Novelties in ASUS, focusing on innovations in Indian systems of medicine. So this conference was organized in collaboration with the All India Council for Technical Education and the Ministry of Education's Innovation Cell. And the event explored patentable, commercializable, and technology transferable innovations, potentially aiding startups. So आप ध्यान रखेंगे जो प्राण सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसको आयोजित किया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What rank did Visakhapatnam Port achieve in the World Bank's Container Port Performance Index 2023? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विशाखापट्टनम पोर्ट ने कौन सी रैंक हासिल की है? आपके ऑप्शंस हैं 10th, 15th, 19th या फिर 25th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है इसकी रैंक है 19th। आप यहाँ देख सकते हैं Visakhapatnam port ranked 19th in the Container Port Performance Index 2023 developed by the World Bank and SAP Global Market Intelligence. Visakhapatnam port की बात करें तो this port is managed by Visakha Container Terminal Private Limited, a unit of JM Bakshi Ports and Logistics with a capacity of 1.35 million 20-foot equivalent units. TEU ये यूनिट है जिससे कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। The Container Port Performance Index evaluates port performance based on the vessel time in port, aiming to improve efficiency and reduce greenhouse gas emissions. विशाखापट्टनम पोर्ट जो है इसने सरपास किया है मुंद्रा पोर्ट को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और विशाखापट्टनम पोर्ट की जो रैंक है वो है 19th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ब्रिक्स। यहां पर ब्रिक्स समूह से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ब्रिक्स मेंबर्स इंक्लूड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एंड 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। एंड सेकंड, all member states of BRICS are the members of G20. And third, BRICS countries produce about 44% of the world's crude oil. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि ब्रिक्स से संबंधित यहाँ पर कौन से कथन करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ब्रिक्स के सभी जो मेंबर्स हैं वो G20 के सदस्य हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रिक्स मेंबर्स encompass approximately 29.3% of the world's land surface and 41% of the global population, and the expanded
BRICS group now collectively represents about 44% of the global crude oil production. So not all BRICS member states are the members of G20. For example, South Africa is the only African member of the G20, and some of the newly added BRICS members like Ethiopia and Iran are not the part of the G20. So BRICS की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें शामिल कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। ब्रिक्स की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 2009 में और इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था और उसके बाद ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई ये 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। सो वर्तमान समय में ब्रिक्स समूह में टोटल जो मेंबर्स हैं वो हैं 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Rank of Infosys among the most valuable global brands according to the Kantar Brand Report। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों में इन्फोसिस का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 60th, 74th, 85th या फिर 93rd। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इन्फोसिस की जो रैंक है वो है 74th। आप यहां देख सकते हैं Infosys ranked 74th most valuable global brand in Kantar's brand report। and Infosys की बात करें तो ये एक IT सर्विस कंपनी है and the company has secured a spot among the 100 most valuable brands globally। So for the year mentioned in the article, Infosys is ranked as the 74th most valuable global brand, and the ranking serves as a reflection of the trust and relevance Infosys has gained with its clients। So the report emphasizes Infosys capabilities in enterprise, AI, and other evolving technologies। इसके साथ ही TCS की बात करें तो जो मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड है उसमें TCS की रैंक है 46 और इन्फोसिस की है 74। ये आप ध्यान रखेंगे। इन्फोसिस की बात करें तो उसके फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान समय में इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इटली इज द G7 कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। आपको पता है कि हाल ही में मतलब इस समय आयोजित हो रही है समिट G7 की और इसका आयोजन इटली में किया जा रहा है। पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इटली के किस शहर में G7 समिट का आयोजन किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं रोम, मिलान, वेनिस या फिर बोर्गो इंग्जिया। आपको बताना है कि शहर में G7 समिट जो कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो बोर्गो इंग्जिया में G7 समिट का आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं द G7 conference is being hosted by Italy and the summit is taking place in Borgo Ingzia city। The dates for the G7 summit is 13th to 15th June and Italy assumed the G7 presidency on 1st of January 2024। So Italy along with Canada, France, Germany, Japan, UK, USA and the European Commission will be participating in this summit। The G7 summit will cover pressing world issues including climate change, West Asian tensions and many more। So it will feature participation from
other international organizations and notable figures. So Prime Minister Narendra Modi is attending, marking his first overseas trip in his third term. So G7 समिट में भारत को भी इनवाइट किया गया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है जिसमें शामिल देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। सो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1973 में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।